हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो लाइंस एंड एंगल्स है, लेकिन लाइंस के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इन्हीं लाइन ये जो पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट से मिलकर ये लाइंस बनता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या है। इट इज़ अ ज़ीरो डायमेंशनल फिगर विच हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। मतलब ये एक ऐसा फिगर है जिसका ना ही कोई लंबाई होता है, ना ही कोई चौड़ाई होता है और ना ही कोई हाइट होता है इसका। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया और इसका नाम दे दिया हम लोग कैपिटल ए। उसी तरह दूसरा पॉइंट दे दिया हम लोग, इसका नाम दे दिया हम लोग पी। और इसी तरह तीसरा पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया हम लोग क्यू। जब हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, तो ग्राफ में हम लोग दो पॉइंट को लेकर एक लाइन बनाते थे। ठीक है, जैसे कि ऐसा एक पॉइंट यहाँ दे दिया पॉइंट पी, एक लाइन यहाँ, एक पॉइंट यहाँ दे दिया पॉइंट क्यू, और इन दोनों को मिला दिया तो एक लाइन बना। तो ये पॉइंट को हम लोग पी से नापा था, वहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिखते थे, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट तो लिखते थे ना, ये वाला पॉइंट बनाते थे ना। उसी तरह ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये एक ज़ीरो डायमेंशनल फिगर है, मतलब इसका कोई ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए लाइन क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ इनन्यूमरेबल पॉइंट्स एंड वन डायमेंशनल फिगर। लाइन होता क्या है, वो एक तरह से बहुत सारा पॉइंट मिलकर एक लाइन बनाता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे ऐसे अनगिनत पॉइंट, ठीक है, मिलते मिलते एक लाइन बनाता है। ठीक है, और इसका वन डायमेंशनल फिगर है, मतलब इस लाइन का सिर्फ लंबाई होता है, ना ही कोई चौड़ाई होता है और ना ही कोई ऊंचाई होता है, खाली इसका लंबाई होता है, यानी वन डायमेंशनल फिगर होता है लाइन। ठीक है, जो बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बनता है। इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, और लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये एकदम चलता चला जाता है, ये दोनों तरफ से बढ़ता है, यहाँ से भी बढ़ता चला जाता है। ये जो एरो दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये भी इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये लाइन है, ठीक है ना, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो ये दोनों तरफ से एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर LMN, और इस लाइन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन जो है, ठीक है, इसको हम लोग L नाम दिया, तो ये मेरा लाइन है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है मेरा, लाइन सेगमेंट। तो देखिए, इट इज़ अ पीस ऑफ लाइन विच हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है ना, हम लोग ये जो लाइन पढ़े हैं, इसका एक टुकड़ा जो होता है ना, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना, एक टुकड़ा को बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट को लाइन ही बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन असल में वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन का तो ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना एंडिंग पॉइंट होता है, और ना ही कोई मेज़रमेंट होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इट हैज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड मेज़रमेंट, और इसका एक नाप भी होता है कि 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, ठीक है ना, या 1 किलोमीटर है, कुछ भी, इसका एक फिक्स मेज़रमेंट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द नेम ऑफ इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब ये क्या है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। अब इसका एक टुकड़ा हम यहाँ ले लिया, ये A और ये B, तो ये जो टुकड़ा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हुआ, मेरा लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है ना, तो इसका लंबाई हम लोग लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, इसका पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, यानी पॉइंट AB। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग AB इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग AB यानी दोनों पॉइंट के नाम से डिनोट किया। ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर नोट बता दिया, इंपॉर्टेंट जो नोट है, समटाइम्स वी जनरली कॉल अ लाइन सेगमेंट एज अ लाइन। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोल देते हैं। ठीक है ना, उसका मतलब लाइन सेगमेंट ही होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोल देते हैं।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है मेरा, रे। रे क्या होता है, इट इज़ अ लाइन विथ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा लाइन होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही तरफ में बढ़ता चला जाता है। इट इज़ यूज टू मेक एंगल्स, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं एंगल्स को बनाने में। जैसे कि देखिए यहाँ पर रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको ए से डिनोट किया, ठीक है ना। अब ये इस तरफ में बढ़ता चला जा रहा है, एरो का मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट तो है नहीं, ठीक है ना। और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, एंगल्स को बनाने में, ठीक है ना। एंगल्स लाइन से नहीं बनता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंगल्स जो बनता है वो रे से बनता है, ठीक है। एक्सटेंडिंग ओनली वन डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग, रे को भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, जैसे एल हुआ, एम हुआ, एन हुआ, इसको भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पांचवा पॉइंट क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, इट इज़ एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विच हैज़ अ कॉमन पॉइंट। ये बेसिकली क्या होता है कि दो रे के बीच में एक जो झुकाव होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ऐसा बेंड, ठीक है, ये बेंड। तो दो रे, देखिए ये पहला रे है, ये एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये दूसरा रे है, ये भी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो जो दो रे जिसका ओरिजिन एक हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट हो, और उसके बीच में जो झुकाव होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, एंगल हुआ। तो जब एंगल बनता है ना, तो हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखें। तो ये जो क्या हुआ, ये सिर्फ एक रे तो नहीं है, ये रे मिलकर एंगल बना रहा है। जब ये एंगल बना रहा है तो इस रे को हम लोग और इस रे को हम लोग दोनों को आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। मतलब ये इस एंगल का आर्म हुआ, ARM, आर्म मतलब, आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ होता है ना। तो इस एंगल का ये दोनों रे क्या हुआ, आर्म हुआ। सिंगली अगर बोलेंगे तो ये रे है, लेकिन जब ये एंगल बनाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल का आर्म हो जाएगा। और जिस पॉइंट से ये दोनों रे निकला है, यानी कि कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रे हुआ, अब एंगल बनाने के लिए एक रे यहाँ से और निकाल दिया, तो ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंगल बन गया, और ये दोनों लाइन को यानी दोनों रे को हम लोग आर्म बोलते हैं, एंगल का आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एंगल इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स सच एज ABC एंड ऑल्सो डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब एंगल को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि एंगल A, एंगल B, है ना, या फिर एंगल अल्फ़ा ग्रीक लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल अल्फ़ा हुआ, एंगल बीटा हुआ, या एंगल गामा हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री एंड रेडियन। अब एंगल का एक मेज़रमेंट होता है, तो इसका मेज़रमेंट हम किस में करते हैं, क्या किलोमीटर में करते हैं या मीटर में करते हैं, नहीं, एंगल का मेज़रमेंट हम लोग डिग्री में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एंगल बना यहाँ, ठीक है ना, ये एंगल अल्फ़ा, तो इसका डिग्री हम लोग लिखेंगे, ये मान लीजिए 60 डिग्री है। और अगर 11वीं क्लास में जब जाएंगे ना, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल का जो मेज़रमेंट करेंगे वो रेडियन में करेंगे, ठीक है। तो एंगल का मेज़रमेंट हम लोग किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। मतलब दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा अगर उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए ये एक एंगल है x जो 50 डिग्री का है, और ये दूसरा एंगल है y जो कि 40 डिग्री का है। तो अगर x और y दोनों का एडिशन हम लोग करते हैं तो अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x और y एक दूसरे का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, मतलब ये हमेशा जोड़े में रहेगा। अगर सिर्फ हम एक एंगल लिख दिया, ये मेरा 60 डिग्री का है, तो ये सिंगल एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएगा, जब दो एंगल हो और दोनों का सम 90 डिग्री हो, तब ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा,
ठीक है। तो ये अलग अलग है लेकिन टोटल कितना एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, टोटल 2 एंगल हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही एंगल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक्स और वाई, तो अगर हम लोग इस लाइन को अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाएं तो क्या होगा, ये क्या है कि स्ट्रेट ये लाइन है परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये लाइन है, तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बना। तो अगर हम इस एंगल को अगर हम 20 से पार्ट कर दिया एक्स और वाई में, तो अगर हम लोग एक्स और वाई को जोड़ेंगे दोनों एंगल को, तो उसका मेज़रमेंट क्या आएगा, 90 डिग्री ही ना आएगा, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री को ही तो पार्ट किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो इसको भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो पता ये चला कि हम लोग को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक एंगल का 2 पार्ट भी हो सकता है, या फिर 2 अलग अलग एंगल को भी हम लोग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। बोल रहा है कि 2 एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स, और ये भी जोड़े में होते हैं। मतलब अगर हम लोग सिर्फ एक एंगल बना दें यहाँ पर 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री नहीं, मान लीजिए 60 डिग्री बना दिया, तो ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इसके लिए हम लोग को एक और एंगल बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का, ठीक है ना। तब ये क्या हुआ, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। सिर्फ सिंगल एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, हम लोग को 2 एंगल शो करना पड़ेगा, और दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा एक दूसरे का। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो देखिए ये एंगल मेरा 60 डिग्री एक्स और ये एंगल मेरा वाई जो कि 120 डिग्री का है। तो दोनों को जो सम करेंगे तो दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल तो यहाँ पर अलग अलग शो कर रहे हैं, 2 एंगल तो है लेकिन दोनों अलग अलग लाइन पे बना हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों एंगल एक ही लाइन पर बना होता है। तो देखिए यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे खींच दिया हम, और यहाँ एक्स ये वाला वाई, तो दोनों एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो ये भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एक्स इज इक्वल टू 35, फाइंड वाई। बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स और प्लस वाई जो 180 डिग्री के बराबर होता है अगर सप्लीमेंट्री है तो हमको देखिए एक्स का वैल्यू 35 दिया हुआ है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 35 जब इस तरफ आ जाएगा तो 180 माइनस 35 करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा 145 ना, 145 डिग्री। तो y का वैल्यू मेरा 145 डिग्री आया। तो ये 145 डिग्री और ये 35 डिग्री एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। इसी तरह हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो हमको पढ़ना है। देखिए 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ़। 2 एंगल्स उस वक्त एडजेसेंट कहलाएगा व्हेन दे हैव 1 कॉमन आर्म। मतलब 2 एंगल का जो एक आर्म होगा वो दोनों में ही कॉमन होगा। दे हैव 1 कॉमन वर्टेक्स, उन लोग में एक कॉमन वर्टेक्स होगा उन दोनों एंगल में। दे हैव 2 नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और उनका जो बाकी नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ में होगा, एक तरफ में नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये एक मेरा एडजेसेंट एंगल्स है। तो क्या ये तीनों पॉइंट को, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है ये एंगल, तभी ना हम इसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होगा। तो देखिए ये एंगल, ये जो एंगल बना इसमें ये जो लाइन है, ये रे जो है ये कॉमन है जिसको आर्म बोलते हैं, और इस एंगल में भी ये जो आर्म है ये कॉमन है ना। ये आर्म इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी ये आर्म आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, ये है। तो दोनों में वर्टेक्स, इसमें भी ए है और इस एंगल में भी ए ही वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है, दे हैव 2 कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। बोल रहा है कि इनका 2 नॉन कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म तो ये है, ये वाला जो रे है, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है।
तो ये दोनों क्या है, ये इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ में है। एक आर्म इस कॉमन आर्म के इस तरफ में है और दूसरा आर्म जो है इस कॉमन आर्म के इस तरफ में है। तो दोनों ऑपोजिट साइड में है कॉमन आर्म के। तो ये जो एंगल है ये इन तीनों कंडीशन को, ये जो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, तीनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए एक्स और वाई क्या हुआ, आर एडजेसेंट, ठीक है। एक्स और वाई एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री ही हो। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो हम लोग बनाए हैं ना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स और वाई जो है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों का कॉमन आर्म, दोनों में एक कॉमन आर्म है, दोनों का नॉन कॉमन आर्म दो तरफ है। कॉमन आर्म के एक आर्म इस तरफ में है, एक आर्म इस तरफ में है, और क्या दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन में एक एडजेसेंट एंगल बना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन यहाँ पर एकदम सीधा एंगल नहीं बन रहा है। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? तो देखिए ये भी एक एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका एक सेम कॉमन वर्टेक्स है, जिसको हम लोग ए बना लिया। दोनों एंगल का, इस एंगल का भी यही वर्टेक्स है और इस एंगल का भी यही वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों एंगल में, ये वाला एंगल में भी और ये वाला एंगल में भी, दोनों एंगल में क्या है, एक कॉमन आर्म है, ये वाला। मतलब ये वाला जो रे है ना, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी यही वाला रे है। तो कॉमन रे हुआ, यानी कॉमन आर्म हुआ, है ना। तो दो कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बोला है कि जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ में होगा। तो देखिए ये नॉन कॉमन आर्म है जो कि इस कॉमन आर्म के इस तरफ में है, और ये दूसरा नॉन कॉमन आर्म है जो कॉमन आर्म के इस तरफ में है। तो ये क्या किया, तीनों कंडीशन को मेरा फुलफ़िल कर रहा है। हालांकि ये दिखने में, अगर दोनों को जोड़ दें तो हमको देखने में लग रहा है या क्या 60 डिग्री एंगल लग रहा है ना। लेकिन क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ कि यहाँ पर ये भी देखने में तो लग रहा है एडजेसेंट एंगल, लेकिन क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो देखिए हम लोग तीनों जो कंडीशन पढ़ा है उस कंडीशन को इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला एक एंगल बन रहा है, एंगल एक्स, ठीक है ना। तो एंगल एक्स में मेरा ये वाला लाइन है। देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई में दोनों का कॉमन वर्टेक्स मेरा ए है, ये दोनों कॉमन वर्टेक्स है। तो एक कंडीशन मेरा फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का कॉमन आर्म है। देखिए दोनों में कॉमन आर्म नहीं है। कैसे? इस एंगल का एक्स का यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है ना, और इस एंगल का भी एक कॉमन आर्म यही लाइन है। सॉरी, हाँ, दोनों में कॉमन आर्म है। क्या है? इस एंगल एक्स का कॉमन आर्म ये है और एंगल वाई का भी यही आर्म है। ये यहाँ से यहाँ तक जो लेके बन रहा है, तो इसमें भी तो यही लाइन पाया जा रहा है ना। तो दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है, ये वाला, ठीक है। तो दो कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। क्या पहला कंडीशन क्या था मेरा? ये कॉमन वर्टेक्स है जो कि है यहाँ, और दोनों में कॉमन आर्म है जो कि ये वाला आर्म है ना। लेकिन तीसरा कंडीशन जो है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या बोला था कि मेरा दो जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ में होगा। तो देखिए ये जो मेरा कॉमन आर्म है इसके एक ही तरफ में ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। लेकिन कंडीशन क्या बोला था कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ में होना चाहिए, मतलब इस तरफ भी होना चाहिए और इस तरफ भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ तो दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है ये कॉमन आर्म के एक ही तरफ में है ना, ऊपर की तरफ में है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से ये एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई मेरा एंगल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल दिया हुआ है। तो क्या ये पांचों एंगल एडजेसेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है हमेशा पेयर में होता है। मतलब कोई भी दो एंगल को ही हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं, 5 एंगल को हम लोग एडजेसेंट नहीं कह सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एडजेसेंट एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन ये पांचों एंगल को एक साथ एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं। किस लिए? क्योंकि एडजेसेंट एंगल सिर्फ दो एंगल का पेयर होता है, ठीक है ना। दो से ज़्यादा एंगल का पेयर एडजेसेंट एंगल नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसमें से एडजेसेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल ए और बी में हमारा देखिए दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों का
कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये P मान लेते हैं। तो ये एंगल भी और ये एंगल भी, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स P है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल में मेरा कॉमन आर्म ये वाला है, ठीक है ना, ये बीच का। और दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है ये कॉमन आर्म के दोनों तरफ में है। जैसे कॉमन आर्म के एक तरफ में ये वाला आर्म है और दूसरी तरफ में ये वाला आर्म है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। इसके अलावा हम लोग D और C को भी एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, C और D को भी एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एंगल यहाँ से लेकर ये एक एंगल A ले लिया और दूसरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का कॉमन है। ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, ये और ये वाला, दोनों एक दूसरे का कॉमन है, क्योंकि दोनों का जो वर्टेक्स है पॉइंट P ही है। और देखिए ये कॉमन आर्म हो जाएगा, इस एंगल का भी ये वाला कॉमन आर्म है और इस एंगल का भी ये वाला कॉमन आर्म है। और कॉमन आर्म के दोनों तरफ में मेरा नॉन कॉमन आर्म है, जो कि मेरा ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है। तो ये एंगल भी और ये एंगल भी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9 क्या बोला है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 और मोर देन 2 एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच सम इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन में बनता है और उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो एक लीनियर पेयर है। आप लोग अब तक पढ़े होंगे कि लीनियर पेयर में सिर्फ 2 ही एंगल होता है, लेकिन नहीं, लीनियर पेयर में 2 से ज़्यादा एंगल भी हो सकता है। 2 एंगल वाला भी एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन में 2 से ज़्यादा एंगल, यानी कि देखिए यहाँ पर 3 एंगल बना हुआ है, तो ये भी एक लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, हम लोग यहाँ पर भी एक एंगल बना, यहाँ पर भी एक एंगल बना, यहाँ पर भी एक एंगल बना, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो x + y + z = 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये तीनों एंगल एक लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। उसी तरह ये स्ट्रेट लाइन में हमारा 2 एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री हुआ, तो ये भी क्या हुआ, एक लीनियर पेयर हुआ, ठीक है। तो लीनियर पेयर ये है। अब देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग ये सप्लीमेंट्री एंगल बना दिया, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या लीनियर पेयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मेरा क्या है, 180 डिग्री है। तो वो क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन में कम से कम 2 एंगल होना चाहिए जिसका सम 180 डिग्री होगा, तो वो एक लीनियर पेयर है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो कि सिंगल लाइन में बना होता है, 2 अलग अलग एंगल नहीं, एक ही सिंगल लाइन में बना होता है, तो उसको भी हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एडजेसेंट एंगल है, जो दोनों एंगल मिलाकर अगर 180 डिग्री है दोनों का सम, ठीक है ना, तो वो भी एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ही कहलाएगा, ठीक है, अगर उसका दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो। लेकिन ये याद रखिए कि जितना भी एडजेसेंट एंगल होता है सबका सम 180 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट क्या बोला है, ऑल द सप्लीमेंट्री एंगल्स मेड ऑन वन लाइन आर लीनियर पेयर। जितना भी सप्लीमेंट्री एंगल होता है अगर वो एक सिंगल लाइन में बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर कहलाता है। बट ऑल द लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन जितना भी लीनियर पेयर होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा एंगल हो गया, यानी कि टोटल 3 एंगल, 1 2 3। तो लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग को कितना एंगल चाहिए, सिर्फ 2 ही एंगल चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मेरा 3 एंगल बना हुआ है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर तो है लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग एंगल का कितना टाइप होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर एक्यूट एंगल सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब वो सभी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एंगल x है, ये क्या है, 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से ये एंगल छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे कि 60 डिग्री एंगल, ये क्या है, ये मेरा एक एक्यूट एंगल है। क्यों?
क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये मेरा अक्यूट एंगल का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। उसी तरह 45 डिग्री एंगल, ये भी मेरा अक्यूट एंगल हुआ, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। दूसरा एंगल क्या है मेरा? राइट एंगल, मतलब एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री एंगल बनाता है या 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन है और ये बेस है, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तीसरा एंगल क्या है मेरा? ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब वो सभी एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या है? 120 डिग्री एंगल, तो ये क्या हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है मेरा? स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच दें तो उसमें जो हाफ सर्कल जो बनता है, तो वो एंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी एंगल को हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में जो बीच का पॉइंट में हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल बना मेरा, तो ये 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में बना होता है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब वो सभी एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है? ये एंगल, ये 270 डिग्री हम लोग बनाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ बनता है ना, लेकिन ये तो 180 डिग्री से बड़ा है, यहाँ इतना एक्स्ट्रा यहाँ तक फैला हुआ ये एंगल, तो ये जो कि 270 डिग्री अगर है, तो ये क्या हुआ मेरा? मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, 270 डिग्री होना चाहिए। ये कितना तकरीबन आपका 240 तक होना चाहिए, 240 या फिर 235 तक। तो ये क्या हुआ मेरा? रिफ्लेक्स एंगल हुआ। उसी तरह यहाँ पर देखिए, मेरा एंगल यहाँ से लेकर जो यहाँ तक बना है एंगल, ये क्या है? 180 डिग्री से छोटा तो है, बड़ा तो है, लेकिन 360 डिग्री से ये एंगल छोटा है, तो ये क्या हुआ? ये भी मेरा रिफ्लेक्स एंगल हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए, छठा पॉइंट क्या है मेरा? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब किसी लाइन पे हम लोग अगर एक गोल सर्कल खींच दें तो वो एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो एंगल 360 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो कि ऐसा शक्ल का होता है, एकदम गोल, और इसका पॉइंट ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। तो देखिए, when two line cut each other it is called intersecting lines। जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो उन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों लाइन हुआ, देखिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट होना चाहिए लेकिन मैंने लाइन लिखा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक लाइन AB और ये दूसरा लाइन CD, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये लाइन AB और CD दोनों क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। अब देखिए, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। मैंने इस वजह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको बताया क्योंकि इससे रिलेटेड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। When two lines intersect each other, then 4 angles are made and opposite angles are called vertically opposite angles, ठीक है। जब हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना, तो ये हमारा 4 एंगल बना। एक एंगल ये, देखिए एक एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। तो इनमें ऑपोजिट एंगल एक दूसरे को क्या, ऑपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे कि 1 और 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, ठीक है। ये हमेशा पेयर में होते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर एंड दे एग्जिस्ट इन पेयर। और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री का है तो एंगल नंबर 2 जो होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। उसी तरह ये 3 और 4 ये भी एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है,
ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री का है तो ये भी मेरा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया किसको कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं तो 4 एंगल बनता है, तो उनमें से ऑपोजिट एंगल एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाता है और दोनों इक्वल होते हैं। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 ये दोनों इक्वल है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब देखिए पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस क्या होता है। 2 लाइंस आर पैरेलल व्हेन, 2 लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है जब क्या, देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल एट एनी पॉइंट। देखिए ये 2 लाइन है, लाइन ए बी और लाइन सी डी, तो ये एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा जब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट पे बराबर ही होगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर इस पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट में भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी इस पॉइंट में भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। एकदम एंड तक जहाँ भी जाएगा उसका दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन का बराबर ही होगा। ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों का दूरी हमेशा हर पॉइंट पे एक ही रहेगा, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, तो एक दूसरे को काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है कि वो 2 लाइन जो एक दूसरे को कभी काटते ना हो और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया, इस पॉइंट में भी 5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट में भी 5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट में भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, द लाइन विच कट्स 2 पैरेलल लाइन्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब वो लाइन जब 2 पैरेलल लाइन को जो काटता है यानी बीच से काटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए लाइन ए बी है, यहाँ पर लाइन सी डी है। अब ये एक दूसरे को इन दोनों लाइन को ये ई एफ काट रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे भी काट सकता है या फिर ऐसे भी काट सकता है। ठीक है, कोई मैटर नहीं है। तो इस लाइन को, लाइन ई एफ जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ये पैरेलल लाइन को काटता है, आप याद रखिएगा। ऐसे कोई सिंगल लाइन को काट दे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगा। ट्रांसवर्सल लाइन वही लाइन होता है जो पैरेलल लाइन को काटता है बीच से। ठीक है, तो ये इस तरह भी क्रॉस हो सकता है या फिर इस तरह भी क्रॉस हो सकता है या बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, तो इसको भी हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब उसी तरह एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए जब कोई एंगल बना हुआ हो, ये एंगल है मेरा। अब ये एंगल को कोई भी रे बीच से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ चला जाता है। ये भी पार्ट इक्वल है, ये अगर x है तो ये भी मेरा x है, तो इस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये लाइन मान लीजिए कि ऐसा एंगल बना हुआ है, ये मेरा ऐसा एंगल बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, मेरा बाहर की तरफ में 2 बराबर हिस्से में काटता है। ये जो बाहर एंगल बना हुआ है ना, इसको 2 बराबर हिस्से में काटता है, तो क्या होता है, इसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ, क्योंकि ये 2 लाइन के अंदर में बना हुआ एंगल है, इसीलिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो बेसिकली वो एंगल मतलब वो लाइन या वो रे जो किसी एंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ जो ट्रांसवर्सल लाइन आपको डिफाइन किया था पैरेलल लाइन से लेकर, जो मतलब पैरेलल लाइन बनाकर उसके बीच से एक लाइन खींचा था जो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। इसका मकसद ये था कि जब भी कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है ना बीच से, तो क्या होता है, बहुत सारा एंगल बनता है। तो उन एंगल को क्या कहते हैं ये अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये देखिए मेरा ये एक 2 पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एंगल नंबर 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5, ये क्या हुआ, एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 7। तो एंगल 3 देखिए बाहर की तरफ वाला एक एंगल और एक अंदर की तरफ वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। मैं आपको सिंगली तौर पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक लाइन खींचा ट्रांसवर्सल लाइन,
तो ये एक एंगल यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये दोनों एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। उसी तरह ये भी एंगल और ये अंदर वाला एंगल, ये भी एक दूसरे का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है, एंगल 3 एंगल 7, और ये भी एक दूसरे का इक्वल होता है। मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे का इक्वल होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये अगर 60 है तो ये भी 60, ठीक है। उसी तरह एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6 ये भी एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। उसी तरह एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8 ये भी एक दूसरे का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8, और ये दोनों भी एक दूसरे का इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? तो देखिए ये एंगल नंबर 2 है और ये एंगल नंबर 7 है, तो ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन के अंदर बन रहा है इसी वजह से इंटीरियर हुआ, और ये ऑल्टरनेट है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर ये 7 है, तो ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। मैं आपको यहाँ पर एक साफ से बना के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा एक एंगल अंदर वाला और ये अंदर वाला इस तरफ वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 7, और ये भी एक दूसरे के बराबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 7 एक दूसरे के इक्वल होता है। उसी तरह एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, देखिए एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, और इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों भी लाइन के अंदर बना हुआ है, लाइन के इस तरफ, यहाँ पर भी लाइन के अंदर, तो इसीलिए इन लोगों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होता है। उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? देखिए जब हम लोग दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर भी एक एंगल बनता है और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, दोनों एंगल एक तरफ में है ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है ना। तो इन दोनों लाइन को हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, बट ये लोग दोनों एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 5, देखिए एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 5 ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हुए, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 7 ये भी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हुआ, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। हम लोग पहले पढ़ लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम लोग पढ़ लिया, मतलब लाइन के अंदर। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? तो देखिए ये बाहर की तरफ है, लाइन के ऊपर की तरफ में एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8, तो ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हुआ। उसी तरह एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 ये दोनों भी एक दूसरे का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर बना हुआ, मतलब बाहर बना हुआ है। तो और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होता है। एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 6 एक दूसरे के बराबर होगा, और एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 8 एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 8 बराबर, और एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 6 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो समझ में आया आपको? अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने एक मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इस डायग्राम में आप देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। तो देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखिए ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 4 ये एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, और एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 2 ये एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 8 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल नंबर 7 एंगल नंबर 6 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 8
एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 6। तो ये क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, और हर वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, और ये भी पेयर में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, बाकी अगर कोई पॉइंट्स होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।